मारकर बोल रहा हूँ ताजू। ये बताओ कि आजकल असलम किंग से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? मारकर ने कहा। असलम किंग से क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। तुम बताओ तो सही, मारकर ने कहा। पहले तो अच्छे नहीं थे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी को दरमियान में डालकर अच्छे बना लूँ, वरना मेरा भी हैशर राजर जैसा हो सकता है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? खुलकर बात करो, ताजू ने कहा। मेरा एक दोस्त असलम किंग के लिए काम करना चाहता है। इस सिलसिले में वो मालूमात हासिल करना चाहता था ताकि उन मालूमात की बुनियाद पर उससे अच्छा काम ले सके। मैंने सोचा कि तुम उसे काफ़ी देर से जानते हो और आजकल तुम्हारी उससे लड़ाई भी जारी है, इसलिए तुम मेरे दोस्त को मालूमात मुहैया कर सकोगे। मेरा दोस्त उसका बाकायदा मुआवजा भी दे सकता है। लेकिन ये राजर की तुम क्या बात कर रहे हो? कौन राजर और क्या हुआ उसे? मारकर ने कहा। अपने दोस्त को मेरे पास मत भेजना। पहले तो शायद मैं बता देता, लेकिन अब नहीं। एम राजर को तुम जानते हो। उसी एम राजर ने रोजी की मुखबरी पर असलम किंग की एक बहुत बड़ी डील पर हाथ डाल दिया। असलम किंग को इल्म हो गया तो उसने एम राजर को उसके साथियों समेत हलाक करा दिया। उसका ऑफिस और गेम क्लब सब कुछ तबाह कर दिया गया है। अब तक कि राजर की बीवी बच्चों को भी गोली मार दी गई है। उसका खास आदमी जानू और उसके गिरोह के सब अफराद हलाक कर दिए गए। अलबत्ता रोजी रास्कल को उसने बेहोश कराकर उठवा लिया है। शायद वो इसे इंतहाई इबरतनाक सजा देना चाहता होगा। तुम्हें मालूम तो है कि वो किस टाइप का आदमी है। जब इंतकाम पर आता है तो मौत का फरिश्ता बन जाता है, और अगर मेहरबान हो जाए तो उससे ज़्यादा सखी और कोई नहीं होता। मेरा भी वो बेहतरीन दोस्त था, लेकिन एक बार उससे झगड़ा हो गया तो वो अकड़ गया कि मैं उससे माफ़ी मांगूं। मैंने ना मांगी, तब से हमारी बोलचाल बंद है। लेकिन उसने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब राजर का हशर देखकर हकीकतन मैं भी डर गया हूँ, ताजू ने जवाब देते हुए कहा। ये रोजी रास्कल तो उसकी मुखबर थी और राजर मुखबरों के मामले में तो इंतहाई असूल पसंद आदमी था। फिर रोजी रास्कल के बारे में असलम किंग को कैसे इल्म हो गया? मारकर ने पूछा। रोजी रास्कल है तो बड़बोली और आमक। उसने ज़्यादा कमीशन के लालच में असलम किंग की इस डील को खुद जाकर कवर किया, और जो हालात मुझे मालूम हुए हैं उसके मुताबिक उसने वहां किसी को हलाक नहीं किया, बल्कि सिर्फ बेहोश कर दिया और असलम किंग को होश में लाकर अपना तारुफ करा दिया और वापस चली गई, ताजू ने जवाब दिया। वो वाकई अहमक लड़की है। ठीक है, शुक्रिया, मारकर ने कहा और रिसीवर रख दिया। सॉरी टाइगर, अब ये टिप भी बेकार हो गई है। वो खौफजदा हो गया है, मारकर ने हंसते हुए कहा। ये रोजी रास्कल का क्या जिक्र था? टाइगर ने पूछा, क्योंकि आवाज़ हल्की होने की वजह से उसे वो बात पूरी तरह न सुनाई दी थी। मारकर ने उसे ताजू से होने वाली सारी बातचीत दोहरा दी। इसका मतलब है कि रोजी रास्कल ने असलम किंग की किसी डील पर कब्जा किया और उसके बाद असलम किंग ने राजर और उसके पूरे ग्रुप को हलाक कर दिया और रोजी रास्कल को अगवा करा दिया। यही मतलब है ना? टाइगर ने कहा। हाँ, और उससे तुम्हें मालूम हो गया होगा कि असलम किंग सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है बल्कि जराइम में मुलविस है, मारकर ने जवाब दिया। उसके सिंडिकेट की तफसीलात इस ताजू या जाबर को इल्म है? टाइगर ने पूछा। पूरी तरह तो शायद सिवाय असलम किंग के किसी को मालूम ना हो। अलबत्ता ये दोनों बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन तुमने ताजू के पास नहीं जाना, क्योंकि मैंने उससे बात कर ली है और वो ये बात समझेगा कि उसके इनकार के बाद मैंने तुम्हें उसके पास भेजा है, और तुम्हारी आदत मैं जानता हूं कि तुम उसके हल्क से सब कुछ ज़बरदस्ती निकलवा लोगे, मारकर ने कहा। तो टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उस सिंडिकेट का कोई हेडक्वार्टर तो होगा। चलो तुम उसके मुतालिक मुझे बता दो, बाकी मैं खुद चेक कर दूंगी, टाइगर ने कहा। पहले वादा करो कि मेरा नाम किसी सूरत भी दरमियान में नहीं आएगा, क्योंकि मैं मजबूर हूँ और उस सिंडिकेट या उसके कातलों से नहीं लड़ सकता, और ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं, मारकर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। क्या तुम समझते हो कि मुझे वादा करने की ज़रूरत है, मारकर? टाइगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो मारकर बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। फायर सिंडिकेट का हेडक्वार्टर ईस्टर्न कॉलोनी की कोठी नंबर 8 के नीचे बने हुए तहखानों में कायम किया गया है। इस कोठी में दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा जुआ खाना कायम है। बज़ाहिर इस कोठी में क्लब कायम है जिसे ईस्टर्न क्लब कहा जाता है, लेकिन इस क्लब में जराइम का कारोबार इंतहाई आला पैमाने पर होता है, मारकर ने कहा। वो तो मैं जानता हूँ, उसका इंचार्ज जेफरे है, लेकिन क्या जेफरे को इस हेडक्वार्टर के बारे में इल्म है? टाइगर ने हैरान होते हुए कहा। नहीं,
जेफरे सिर्फ क्लब और जुए खाने का इंचार्ज है। हेडक्वार्टर का इंचार्ज एक गैर मुल्की है जिसका नाम मार्शल है। इस हेडक्वार्टर का असल रास्ता ईस्टर्न कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में है, लेकिन एक रास्ता ईस्टर्न क्लब से भी जाता है। असलम किंग इस हेडक्वार्टर में ही ज्यादा वक्त गुजारता है, मार्कर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, बाकी मैं चेक कर लूँगा, टाइगर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो होटल से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ा तो अचानक उसे पार्किंग से रोजी रास्कल निकलकर होटल के मेन गेट की तरफ आती दिखाई दी। टाइगर उसे देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उसे तो यही बताया गया था कि रोजी रास्कल को असलम किंग ने अगवा कर दिया है और यकीनन उसे हलाक कर दिया गया होगा। लेकिन अब वही रोजी रास्कल उसे मुतमईन और जिंदा नजर आ रही थी। रोजी रास्कल की नजरें भी टाइगर पर पड़ गई थीं और वो टाइगर को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ी। हेलो टाइगर, तुम जिन हो या भूत? मैं तुम्हारी तलाश में सुबह से मारी मारी फिर रही हूँ, लेकिन जहाँ जाती हूँ पता चलता है कि तुम अभी निकल कर गए हो, रोजी रास्कल ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, खैरियत? ये तुम्हें मुझसे क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है कि तुम मुझे तलाश कर रही हो? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बात की समझ तो मुझे भी नहीं आई कि आखिर मुझे तुम में क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है। हालांकि आज तक मैंने बड़े बड़े बहादुर मर्दों की परवाह नहीं की, जबकि तुम तो लड़ना भी नहीं जानते। इसके बावजूद मेरा दिल चाहता है कि तुमसे मिलूं और तुमसे बातें करूं। आओ मेरे साथ बैठकर कुछ पीते हैं, रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं तो एक ज़रूरी काम जा रहा हूं, इसलिए फ़िलहाल तो फुर्सत नहीं है, फिर कभी सही, टाइगर ने बेनियाजाना लहजे में कहा और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो? रोजी रास्कल ने मुड़ते हुए पूछा। होटल निशात, टाइगर ने जवाब दिया। तो चलो मैं भी वहीं चलती हूँ, मैं तो तुम्हें तलाश करती हुई यहाँ आई थी, वरना मुझे यहाँ से क्या लेना, रोजी रास्कल ने कहा। तो टाइगर ने बेख्तियार कंधे उचकाए। इधर मेरी कार में आकर बैठो। देखो मैंने नई कार ली है, अपनी इस खटारा को यहीं खड़ी रहने दो, मैं तुम्हें वापस यही ड्रॉप कर दूंगी, रोजी रास्कल ने एक तरफ खड़ी इंतहाई कीमती और जदीद तरीन मॉडल की कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। और टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। ये तुम्हारी कार है? ये तो बहुत महंगी है और खसूसी ऑर्डर पर बनवाई जाती है। ऐसी कारें तो बड़े बड़े सेठ और मुल्क के हाकिम ही बनवाते हैं, तुमने कहाँ से ले ली है? टाइगर ने हैरान होते हुए कहा। तो तुम मुझे क्या समझते हो? आओ बैठो, रोजी रास्कल ने आगे बढ़कर कार की साइड सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और साइड सीट पर बैठ गया, क्योंकि इस कार को देखने के बाद उसके जहन में खलश सी पैदा हो गई थी, क्योंकि इतनी बात तो वो भी समझता था कि ये कार कम अज कम रोजी रास्कल जैसी औरत किसी सूरत भी नहीं खरीद सकती थी। फिर ये कार उसे किसने दी है? उसके जहन में यही ख्याल आया था कि कहीं ये कार असलम किंग ने रोजी रास्कल को ना दी हो, क्योंकि असलम किंग ही ऐसा कार खरीद कर सकता था और रोजी रास्कल को उसी ने अगवा कराया था और असलम किंग के खिलाफ वो तहकीकात करता फिर रहा था और इसी सिलसिले में होटल निशात जा रहा था। लेकिन अब उसने फैसला कर दिया था कि अब वो पहले रोजी रास्कल से इस बारे में मालूमात हासिल करेगा। चंद लम्हों बाद कार होटल के कंपाउंड गेट से निकलकर सड़क पर आई और तेजी से होटल निशात की तरफ बढ़ गई। टाइगर गौर से कार को देख रहा था। तुम्हारा हुकूमत से भी कोई ताल्लुक है? रोजी रास्कल ने अचानक पूछा। तो टाइगर चौंक पड़ा। हुकूमत से और मेरा ताल्लुक? क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो वाकई रोजी रास्कल के इस सवाल का मतलब न समझ सका था। मुझे बताया गया है कि तुम हुकूमत के लिए भी काम करते हो, क्या ये बात सच है? रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा हुकूमत से क्या मतलब है? टाइगर ने पूछा। हुकूमत से मतलब हुकूमत ही होता है सरकार, और क्या मतलब हो सकता है? रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। हुकूमत के तो बेशुमार महकमे होते हैं, जैसे पुलिस, फौज, इंतजामिया वगैरह। वैसे पुलिस के बड़े बड़े अफसरों से ज़रूर दोस्ताना ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो मेरी पुश्तपनाही करते हैं, कोई गड़बड़ हो जाए तो संभाल लेते हैं। अगर तुम उसे ताल्लुक कहती हो तो वाकई ताल्लुक है, लेकिन तुम्हें ये बात किसने बताई है? टाइगर ने हैरान होते हुए कहा। बस वैसे ही किसी से ये बात सुनी थी, लेकिन पुलिस के अफसरों से तो मैं भी मिलती रहती हूँ, वो भी रोज क्लब आते जाते रहते हैं। मैं किसी ऐसे शोबे के बारे में पूछ रही थी जो पुलिस से हटकर हो, रोजी रास्कल ने कहा। नहीं,
मेरा और किसी शोबे से क्या ताल्लुक हो सकता है? जो काम मैं करता हूँ उसी से मेरा ताल्लुक है, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा और रोजी राजकल ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कार होटल निशात पहुंच गई और फिर वो दोनों होटल के मेन हॉल के एक कोने वाली मेज पर जाकर बैठ गए। टाइगर ने वेटर को इशारा किया। मेरे लिए ब्लैक क्वीन मंगवाना, रोजी राजकल ने कहा। हॉट कॉफी ले आओ, टाइगर ने वेटर से कहा और वेटर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। ये क्या? मुझे ये हॉट या कोल्ड कॉफी पसंद नहीं है। मैंने तो तुमसे कहा था कि मेरे लिए ब्लैक क्वीन मंगवाना, रोजी राजकल ने उसीले लहजे में कहा। ना मैं खुद शराब पीता हूँ और ना किसी को शराब पिलाता हूँ, समझी? और मुझे शराब पीने वाले खास तौर पर औरतें तो सिरे से पसंद नहीं हैं, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। तुम शराब नहीं पीते? ये कैसे मुमकिन है? रोजी राजकल ने चौंक कर कहा। क्यों? ये मुमकिन क्यों नहीं है? शराब पीना जरूरी तो नहीं, टाइगर ने जवाब दिया। लेकिन मैं शराब ही पीऊंगी, समझे, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, रोजी राजकल ने अकड़ते हुए कहा। तो फिर तुम शराब पियो, मुझे इजाजत दो और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश न करना, टाइगर ने उठते हुए कहा। अरे अरे बैठो, न जाने क्या बात है कि तुम्हारा गुस्सा मुझे अच्छा लगने लग गया है। अगर तुम्हारी जगह किसी और ने ये बात की होती तो अब तक उसकी बेतसी फर्श पर पड़ी नजर आ रही होती। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ काफ़ी पी लूँगी, रोजी राजकल ने कहा। क्या बात है? ये तुम अचानक मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई हो? क्या कोई ख़ास बात है? टाइगर ने कहा तो रोजी राजकल बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर साफ बात सुनना चाहते हो तो सुनो, तुम मुझे पसंद आए हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, रोजी राजकल ने कहा। लेकिन मैं शराब पीने वाली लड़कियों से दोस्ती नहीं कर सकता, टाइगर ने कहा। चलो वादा रहा कि आइंदा तुम्हारे सामने शराब नहीं पीऊंगी, रोजी राजकल ने कहा तो टाइगर की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो समझ गया था कि रोजी राजकल किसी चक्कर में है। ये इस कदर कीमती कार तुम्हें असलम किंग ने दी है, टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए अचानक कहा तो रोजी राजकल बेइख्तियार उछल पड़ी। ये बात तुमने कैसे कह दी? रोजी राजकल के चेहरे पर शदीद हैरत थी। उसी लम्हे वेटर ने आकर कॉफी के बर्तन मेज पर लगाने शुरू कर दिए। मुझे मालूम है कि तुमने राजर ग्रुप के साथ मिलकर असलम किंग की डील कवर की थी और फिर असलम किंग ने राजर को उसके ग्रुप समेत हलाक करा दिया और तुम्हें अगवा करा लिया। मेरा ख्याल था कि उसने तुम्हें हलाक कर दिया होगा, लेकिन तुम न सिर्फ सही सलामत नजर आ रही हो बल्कि तुम्हारे पास अचानक इस कदर कीमती और खसूसी कार भी आ गई है। इससे तो यही जाहिर होता है कि ये कार तुम्हें असलम किंग ने दी है और असलम किंग जैसा आदमी किसी को बगैर किसी खास मकसद के इस कदर कीमती कार नहीं दे सकता, टाइगर ने काफी बनाते हुए कहा। तुम्हें इन बातों का कैसे इल्म हो गया? रोजी राजकल के लहजे में मजीद हैरत उभर आई। मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ रोजी राजकल, जिस दुनिया में तुम रहती हो, टाइगर ने काफी की एक प्याली उठाकर रोजी राजकल के सामने रखते हुए कहा तो रोजी राजकल ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। जब तुम्हें मालूम हो गया था कि असलम किंग ने मुझे अगवा किया है और मुझे हलाक कर देगा तो तुमने मुझे उसे छुड़वाने के लिए क्या किया? रोजी राजकल ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से टाइगर की तरफ देखते हुए कहा तो टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। मुझे क्या जरूरत थी तुम्हें छुड़वाने की? तुम जो कुछ करती फिर रही हो उसका नतीजा कभी न कभी तो यही निकलना है, और फिर मेरा ताल्लुक तुमसे क्या ताल्लुक कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं, टाइगर ने बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा। तो तुम मुझे पसंद नहीं करते? रोजी राजकल ने घुराते हुए कहा। ना पसंद भी नहीं करता, टाइगर ने जवाब दिया तो रोजी राजकल का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। क्या मतलब है इसका? रोजी राजकल ने इस बार बड़े लाड भरे लहजे में पूछा तो टाइगर एक बार फिर हंस पड़ा। किसी गलतफहमी में आने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि औरतों के पीछे भागता फिरूं, इसलिए मेरी किसी औरत से कभी दोस्ती नहीं रही, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी दुश्मनी भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नापसंद भी नहीं करता, टाइगर ने जवाब दिया। मैं भी ऐसी ही औरत हूं जो मर्दों को जूती की नोक पर मारती हूं, लेकिन पता नहीं क्या सिलसिला है कि तुम्हारे साथ मेरे जज्बात कुछ और हो गए हैं, रोजी राजकल ने कहा। बस इस पसंद को अपने तक ही
रखना, लेकिन तुमने मेरे सवाल के जवाब नहीं दिया कि असलम किंग ने तुम्हें कार दी है, और अगर दी है तो क्यों? टाइगर ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। हाँ, उसी ने दी है इनाम में, रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। इनाम में? क्या मतलब? किस बात का इनाम? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। मेरी बहादुरी, दलेरी और मेरी फाइटिंग का, और साथ ही उसने मुझे एक बहुत बड़ा काम भी दिया है, रोजी रास्कल ने कहा। मुझे तफसील बताओ। असलम किंग जैसा आदमी बगैर किसी खास मकसद के किसी को कुछ नहीं दे सकता, और तुमने तो उसकी डील कवर की थी, तुम्हें तो उसे सजा देनी चाहिए थी, जबकि वो उल्टा तुम्हें इनाम दे रहा है, टाइगर ने कहा। तो रोजी रास्कल ने उसे अगवा होने के बाद होश में आने से लेकर आखिर तक पूरी तफसील बता दी, और टाइगर हैरत से यह सब कुछ सुनता रहा। तो ये गाड़ी और 50 लाख रुपए तुम्हें इस बात के बदले में मिले हैं कि तुम ये मालूम करके उसे बताओ कि मेरा ताल्लुक हुकूमत से है या नहीं, ताकि उसकी तसल्ली हो जाए तो वो तुम्हें 1 अरब का काम देगा। क्या उसने तुम्हें इस काम की तफसील बताई है? टाइगर ने कहा। हाँ, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि ये पेशा वाराना राज है। मैंने उसे बावजूद धमकियों के ये नहीं बताया था कि मैंने किस तरह डील को कवर किया था, रोजी रास्कल ने कहा। क्या तुमने किसी को हलाक करना है? टाइगर ने कहा। एक आदमी को नहीं, बल्कि पूरे हाल को उड़ाना है। इसमें शायद 400-500 अफराद होंगे। इतने तो होंगे, आखिर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होगी, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस? क्या ये काम पाक एशिया से बाहर का है? टाइगर ने कहा। नहीं, पाक एशिया का ही है, लेकिन अब इस बारे में कुछ न पूछना, मैं तुम्हें मजीद कुछ नहीं बता सकती, रोजी रास्कल ने कहा। और फिर इससे पहले कि टाइगर कोई बात करता, होटल का एक वेटर तेजी से उनके करीब आया। आपकी कॉल है मैडम, फोन रूम में, वेटर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में रोजी रास्कल से मुखातिब होकर कहा। मेरी कॉल? और यहाँ किसकी कॉल है? रोजी रास्कल ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। मैडम, उन्होंने नाम नहीं बताया, आपका टेबल नंबर बताकर कहा है कि मैडम रोजी रास्कल से बात करनी है, वेटर ने जवाब दिया। कार्डलेस फोन यहीं ले आओ, टाइगर ने कहा। नहीं, मैं फोन रूम में ही कॉल सुन लेती हूँ। न जाने किसकी कॉल है, मैं अभी आती हूँ, रोजी रास्कल ने उठकर काउंटर की तरफ बढ़ते हुए कहा, और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। रोजी रास्कल ने अब तक जो बताया था उससे टाइगर इस नतीजे पर पहुंच गया था कि वो इस मामले में काफ़ी कुछ जानती है, जिसकी तहकीकात वो कर रहा था, और चूंकि अब वो किसी हद तक रोजी रास्कल की नफ्सियात समझ गया था, इसलिए उसे यकीन था कि वो आहिस्ता आहिस्ता उससे सब कुछ उगलवा लेगा। चुनांचे वो इसका इंतजार करता रहा। फोन रूम काउंटर की साइड में राहदारी के अंदर था। टाइगर की नजरें उस राहदारी की तरफ लगी हुई थीं, लेकिन जब काफ़ी देर हो गई और रोजी रास्कल वापस ना आई तो टाइगर को हैरत हुई। उसने इशारे से काउंटर के करीब मौजूद वेटर को बुलाया। यस सर, वेटर ने करीब आकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। मैडम रोजी रास्कल फोन रूम में गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई, टाइगर ने वेटर से मुखातिब होकर कहा। वो तो फोन करके चली गई हैं जनाब, वेटर ने जवाब दिया। तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा। चली गई हैं? कहाँ और कब? मैं तो मुसलसल उधर ही देख रहा था, टाइगर ने कहा। राहदारी से एक रास्ता बाहर जाता है जनाब, वो उधर से गई हैं। उन्होंने फ़ोन किया और फिर उधर से चली गई, वेटर ने जवाब दिया। तो टाइगर ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। बिल ले आओ, टाइगर ने कहा। बिल तो मैडम ने अदा कर दिया है जनाब, वेटर ने जवाब दिया। मेरे लिए कोई पैगाम दिया है? टाइगर ने पूछा। नहीं सर, वेटर ने जवाब दिया। तो टाइगर सर हिलाता हुआ उठा और काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसे वेटर की बात पर शक हो रहा था कि वेटर झूठ बोल रहा है। वो अब खुद फोन रूम को चेक करना चाहता था। काउंटर के करीब से गुजरकर वो राहदारी में आया। फोन रूम का दरवाजा बंद था। टाइगर दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, अचानक उसके सर पर जरब लगी। उसके दिमाग में एक धमाका हुआ और उसके साथ ही उसका ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। फिर जिस तरह गोप अंधेरे में रोशनी चमकती है, इस तरह उसके ज़हन में भी रोशनी का नुक्ता नमूदार हुआ और फिर ये रोशनी तेजी से फैलती चली गई। उसकी आंखें खुल गईं और उसके साथ ही उसके ज़हन में बेहोश होने का मंजर किसी फिल्म के सीन की तरह घूम गया। उसने चौंक कर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो होंठ खींच कर रह गया, क्योंकि उसने देखा कि वो एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधा बैठा हुआ था।
उसने इधर उधर नजरें घुमाई और उसके साथ ही उसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि उसके साथ ही कुर्सी पर रोजी रास्कल भी रस्सियों से बंधी हुई बैठी थी। अलबत्ता वो बेहोश थी। उसकी गर्दन एक साइड को ढलकी हुई थी और जिस्म भी ढीला पड़ा हुआ था। ये एक खासा बड़ा कमरा था, लेकिन हर किस्म के फर्नीचर से खाली था। कमरे का इकलौता दरवाजा जो टाइगर की कुर्सी के सामने था बंद था। अभी टाइगर सोच ही रहा था कि वो किसकी तहवील में है कि दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ और टाइगर उसे देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि उस नौजवान को उसने होटल निशात में देखा था। जब टाइगर ने काउंटर के करीब वेटर को बुलाकर रोजी रास्कल के बारे में पूछा था तो ये नौजवान वहां मौजूद था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।